हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इन्वेस्टर्स राइन। सबसे पहले मैं एक डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूं कि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस से बनाई गई है। मेरे तरफ से कोई बाय सेल या इन्वेस्टमेंट का एडवाइस नहीं है। हाल ही के दिनों में इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था कि लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो गया और उसका असर एफएमसीजी के प्रोडक्ट के कंजम्पशन पर भी पड़ा था। एज अ रिजल्ट एफएमसीजी से रिलेटेड कंपनीज के क्वार्टरली सेल्स गिरे थे और इन कंपनीज के स्टॉक प्राइस अपने 52 वीक हाई से स्टीपली करेक्ट हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा इनकम टैक्स के एग्जेम्पशन लिमिट को 12 लाख तक बढ़ाने से, मानसून के अच्छा रहने के एक्सपेक्टेशन से और अभी इन्फ्लेशन के कम होने से कंजम्पशन को फिर से बूस्ट मिल सकता है, जिसका फ़ायदा एफएमसीजी कंपनीज को मिलेगा। अभी जून में इन्फ्लेशन के 2.1% तक गिरने से आरबीआई को फर्दर रेट कट करने से देश के इकोनॉमी में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी और लॉन्ग रन में एफएमसीजी कंपनीज को ग्रोथ मिल सकता है। और आज मैं ऐसे ही एक एफएमसीजी के वैल्यूएबल बिजनेस को स्टडी करने वाला हूं, जिसका नाम है बेक्टर्स फूड, जो बिस्किट, कुकीज, बेकरी, बन, ग्रोमेट का प्रोसेसिंग और प्रोडक्शन करती है और ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज का एक स्मॉल कैप पीयर कंपनी है। लेकिन बेक्टर्स फूड के स्टॉक को कवर करने के पहले हम एफएमसीजी मार्केट के ग्रोथ को स्टडी करेंगे, जिससे हमें इस स्टॉक का एक ग्रोथ पर्सपेक्टिव का गाइडेंस मिलेगा। इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन, जो कि एक गवर्नमेंट वेबसाइट है, उसके अकॉर्डिंग इंडियन फूड प्रोसेसिंग मार्केट का साइज 2022 में $307.2 बिलियन था, जो कि 9.5% की CAGR से बढ़कर 2028 में $547.3 बिलियन का हो जाने का अनुमान है। इसके पीछे कई रीजन है, जैसे लोगों के डिस्पोजेबल इनकम के लगातार बढ़ते रहना, एफएमसीजी कंपनीज के डिजिटल प्रेजेंस में इन्वेस्टमेंट और डायरेक्ट टू कंज्यूमर मॉडल्स पे इन्वेस्टमेंट का जारी रहना। आजकल रूरल कंजम्पशन में भी रेगुलरली ग्रोथ विटनेस की जा रही है और इसीलिए कंपनी टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और इसी कारण से एफएमसीजी कंपनीज में आया पिछले कुछ क्वार्टर के डाउनसाइड का सिलसिला रुक सकता है और एफएमसीजी कंपनी में फिर से कुछ क्वार्टर में ग्रोथ की पॉसिबिलिटी का चांस अधिक है। इंडिया में अगर बिस्किट मार्केट की बात करें तो ये 2019 से 2024 तक 9% की CAGR से 363 बिलियन रुपीज से बढ़कर 551 बिलियन रुपीज तक हो जाने का अनुमान है, जबकि FY29 तक 10% की CAGR से ग्रो होकर 903 बिलियन रुपीज तक हो जाने का अनुमान है। अगर हम पर कैपिटा पर ईयर की बात करें तो यूके में 4333 किलोग्राम, यूएसए में 2972 किलोग्राम, जापान में 2209 किलोग्राम का कंजम्पशन होता है, जबकि इंडिया में ये काफ़ी कम है, जो कि 425 किलोग्राम का है और इसके काफ़ी तेज़ी से इंडिया में ग्रोथ रेट बढ़ने की संभावना है। इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे चेंजिंग लाइफ स्टाइल, इनोवेटिव प्रोडक्ट का डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइज रिटेल का मार्केट में तेजी से इन्वेस्टमेंट करना, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड इनोवेटिव इंग्रेडिएंट्स का डेवलपमेंट, पैकेजिंग सॉल्यूशंस में इम्प्रूवमेंट, नए प्रोडक्ट के डेवलपमेंट और न्यू प्रोडक्ट का प्रीमियमाइजेशन और कंपनीज का हेल्दी ऑप्शंस मार्केट में लगातार इंट्रोड्यूस करते रहना। उसी तरह इंडियन ब्रेड्स एंड बन मार्केट में FY24 से 11% की CAGR से FY29 में ग्रोथ होने की संभावना है, जबकि अगर हम क्विक सर्विस रेस्टोरेंट मार्केट के चेन की बात कर लें तो ये FY24 से 19% की CAGR से बढ़कर FY29 में 886 बिलियन रुपीज का हो जाने का अनुमान है। जबकि मिड प्रीमियम एंड प्रीमियम प्लस सेगमेंट की बात कर लें तो ये FY24 से FY29 तक 17% की CAGR से बढ़ने का अनुमान है। जबकि अगर प्रोसेस्ड डफ और ब्रेड मार्केट की बात करें तो ये FY24 से FY29 तक 17% के CAGR से बढ़ने का अनुमान है, जो कि मार्केट ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छा है। सारे ग्रोथ पैरामीटर के मैट्रिक्स को देख लेने के बाद हम कह सकते हैं कि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में एक मैसिव ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फ्यूचर में एंटिसिपेट किया जा सकता है, जिसका एक बेनिफिशियरी बेक्टर्स फूड भी हो सकता है। इसकी पॉसिबिलिटी को एसेस करने के लिए हम इस कंपनी के फंडामेंटल्स को स्टडी करेंगे। इस कंपनी के मार्केट कैप की बात कर ले तो ये 8,326 करोड़ है। इसके PE 68.8 है, जो कि हायर साइड पे है, लेकिन इसके फ्यूचर ग्रोथ को देखकर ये इतना ज़्यादा भी नहीं है। अगर इंडस्ट्री PE की बात कर ले तो ये 66 है। इस कंपनी का 52 वीक हाई 2200 रुपीज था, जबकि करंट प्राइस 1356 रुपीज है, जो कि अपने 52 वीक हाई से बहुत नीचे के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है।
जबकि इसका डेट इक्विटी 0.17 है, जो कि 1 से बहुत ही कम है और बहुत ही कंपनी के लिए अच्छा है। अब क्वार्टरली रिजल्ट की बात कर ले तो पिछले 4 क्वार्टर से कंपनी का जो रेवेन्यू है या कह ले सेल्स अंडर प्रेशर है और स्टैग्नेंट है। इसके पीछे कारण मैंने पहले ही बता चुका है, इन्फ्लेशन का बढ़ना। लेकिन अगर लॉन्ग रन में हम देखें तो कंपनी ने 8 करोड़ से 34 करोड़ 29 करोड़ तक के नेट प्रॉफिट को बढ़ाया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की मार्जिन की भी बात कर ले तो ये 9% से बढ़कर कंपनी ने 14% तक बढ़ाया है। कंपनी के प्रोडक्ट की बात कर ले तो डोमेस्टिक मार्केट में इसके बिस्किट्स प्रेमिका ब्रांड से मार्केट में आती है, जो जिसमें बोबन, मैरी जैसे बिस्किट्स एंड कुकीज मार्केट में फेमस है। जबकि बेकरी के सेगमेंट में कंपनी इंग्लिश ओवन के नाम से अपने प्रोडक्ट को कई वैरायटी के सेगमेंट्स में लॉन्च करती है। जबकि क्रेमिका के नाम से कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती है। अगर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट और B2B की बात कर ले तो ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को, जिसमें कि बेकरी, बन मेजर कंटेंट है, वो मैकडोनल्ड, फासो, बर्गर किंग, डोमिनोज, सबवे, KFC को सप्लाई करती है और एक अच्छा खासा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट करती है। अब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर लेंगे। कंपनी ने अपने सेल्स को 2015 से 2025 तक 3 टाइम्स तक बढ़ाया है, जो कि 559 करोड़ से 1742 करोड़ तक है। इस कंपनी ने लगातार अपने रेवेन्यू में स्टेडी ग्रोथ प्रेजेंट की है। अगर हम नेट प्रॉफिट की भी बात कर लें तो लॉन्ग रन में कंपनी ने 27 करोड़ से 121 करोड़ तक का प्रॉफिट शो किया है, जो कि लगभग 5 टाइम्स है। कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी लॉन्ग रन में काफ़ी अच्छा ग्रोथ किया है, जो कि 11% से बढ़ाकर 14% कर दिया है। लेकिन यहाँ पे देखने वाली सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका जो इंटरेस्ट है वो लगभग स्टीडी रहा है, 7 करोड़, 12 करोड़, 13 करोड़। लॉन्ग रन में भी ये बढ़ा नहीं है, जिसके कारण इसकी प्रॉफिटेबिलिटी लगातार इंक्रीज हुई है। हम बेक्टर्स फूड और ब्रिटेनिया इंडस्ट्रीज के फाइनेंशियल ग्रोथ पैरामीट्रिक्स को कंपेयर करेंगे। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात कर लिए तो ब्रिटेनिया ने 10 ईयर्स में 12% का ग्रोथ किया है, जबकि अगर 5 ईयर्स और 3 ईयर्स की बात करें तो ये 20% और 24% के आसपास है। वहीं ब्रिटेनिया का कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ सिर्फ 9%, 10 ईयर में सिर्फ 9% है और लास्ट 3 ईयर में 8% और ट्रेलिंग 12 मंथ में ओनली 7% है। तो आप देख सकते हैं कि सेल्स ग्रोथ में ब्रिटेनिया काफ़ी बेक्टर्स फूड से पीछे है। अगर कंपाउंडेड सेल्स प्रॉफिट ग्रोथ की भी बात कर ले तो ये कंपनी ने पिछले 5 ईयर में 34% का, जबकि 3 ईयर में 32% का CAGR से ग्रोथ किया है। जबकि अगर कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की बात हम ब्रिटेनिया के कर लें तो ये सिर्फ 5 ईयर में 9% और 3 ईयर में 13% ही कर पाया है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि फाइनेंशियल्स मैट्रिक्स में बेक्टर्स फूड ब्रिटेनिया फूड से कहीं आगे है और इसीलिए इस कंपनी का PE 69 के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब हम कंपनी के बैलेंस शीट को भी देख लेंगे। अगर रिजर्व्स की बात करें तो कंपनी ने 2015 से 114 करोड़ था, जो कि 2025 में 1031 हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा अपराइज है यहाँ पे। लेकिन अगर बोरोइंग की बात कर लें तो कंपनी ने बोरोइंग को अच्छा मैनेज किया। 2015 में 45 करोड़ था, जो कि धीरे धीरे स्टैग्नेंट ही रहा है और ये 2024 में 245 करोड़ था, जो जबकि 2025 में घटकर 184 हो गया। अगर हम कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस की बात करें तो कंपनी ने हाल ही में काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करती रही है। करेंट ईयर में यानी कि 2025 में कंपनी ने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस 159 करोड़ है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने अच्छा खासा एक्सपेंशन का प्लान बना रखा है और उसे एग्जीक्यूट भी कर रही है। अगर इन्वेस्टमेंट की भी बात कर लें तो ये 178 करोड़ है और अगर इन दोनों की कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और 100 और इन्वेस्टमेंट की बात कर लें तो ये लगभग 300 करोड़ के आसपास है। तो आप देख सकते हैं कि इस कंपनी को अगर मैंने आज यहाँ पे कवर करने की कोशिश की है तो इसी के रीजन से, क्योंकि ये कंपनी अपने कैपेक्स को, अपने इन्वेस्टमेंट को, अपने एक्सपेंशन प्लान को लगातार बढ़ाती जा रही है और ये आपको बैलेंस शीट से पता चल रहा होगा। अगर हम कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी की बात करेंगे तो ये 2025 में 137 करोड़ है, जो कि पॉजिटिव है। पास्ट ईयर में भी देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव ही रहा है। अगर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की बात कर लें तो फिक्स असेट परचेज के लिए कंपनी ने लगातार कोशिश की है, जो कि आप यहाँ पे -80 करोड़, -48 करोड़, 2023 में -104 करोड़, 2024 में -185 करोड़ और 2025 में -64 करोड़ हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि कंपनी ने हाल ही के सालों में फिक्स्ड
असेट के परचेज में काफ़ी इन्वेस्टमेंट करा है, जो कि कंपनी के ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर हम इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडियरीज की बात कर लें तो ये पिछले ईयर यानी कि मार्च 25 के पिछले ईयर यानी कि 2024 टू 25 ये -146 करोड़ है, जो कि फर्दर इसके ग्रोथ को दर्शाता है। अदर इन्वेस्टिंग आइटम्स की बात कर ले तो वो भी आप -71 करोड़ के रूप में देख सकते हैं, जो कि कंपनी लगातार बढ़ा रही है। तो इस तरह से अगर हम कैश फ्लो के फिक्स्ड असेट, सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट या अदर आइटम्स में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो कंपनी ने अपने कैपेक्स एक्सपेंशन और इन्वेस्टमेंट को लगातार बढ़ाने का काम किया है, जो कि इस कंपनी के हाई ग्रोथ को विटनेस करता है। अगर हम इस कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की बात कर लें तो बिस्किट की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तहिलवाल हिमाचल प्रदेश, फिलौर पंजाब, राजपुरा पंजाब और धार एमपी में है। जबकि अगर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज ऑफ ब्रेड्स एंड बंस की बात कर ले तो ये खपोली महाराष्ट्र में है और बेंगलुरु कर्नाटक में है। और इस कंपनी के अपकमिंग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज खपोली में है, जो कि एक्सपेंशन प्लान से आ रही है, और बेंगलुरु में है और ये भी एक्सपेंशन प्लान से आ रही है। जबकि कोलकाता में कंपनी ने फ्रेश मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को कमीशन करने का प्लान किया है, जो कि कुछ दिनों में ही आ जाएगी। अगर हम इस कंपनी के बिस्किट्स के एक्सपेंशन प्लान की बात कर लें तो ये इस ईयर में 2100 टन्स मैन्युफैक्चरिंग का एडिशनल प्लांट कर चुकी है, जिसके कारण इसका टोटल मैन्युफैक्चरिंग 1,85,880 टन हो जाएगा। और वहीं बेकरी में अगर बात करें तो उन्होंने 24,741 टन का किया है, जो कि अपने करंट कैपेसिटी का लगभग 25-27% है। और इस तरह ये कंपनी अपने प्रोडक्ट के कैपेसिटी को लगातार इन्हांस कर रही है। वहीं कंपनी ने अपने फर्दर एक्सपेंशन प्लान के लिए और न्यू प्रोडक्ट को डिजाइन करने के लिए नए प्रोडक्ट्स का इंट्रोडक्शन किया है, जिसमें न्यू रेंज ऑफ कुकीज एंड क्रैकर्स शामिल है। अगर क्रेमिका के अंदर इन्होंने नए कुकीज को लॉन्च किया है, जबकि एनिमल शेप में कंपनी ने क्विक कॉमर्स फर्स्ट लॉन्च किया है। दूसरी तरफ अगर बेकरी के बिजनेस में इन्होंने नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, जिसमें जीरो मैदा रेंज के प्रोडक्ट शामिल है, जो कि एक हेल्दी ऑप्शन है और इसके मार्केट में काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलने का अनुमान है। वहीं दूसरी तरफ न्यू फ्रोजन डेजर्ट रेंज भी कंपनी इंट्रोड्यूस कर रही है मफिन्स के रूप में, जो आजकल काफ़ी प्रिवेलेंट है और न्यू लाइफ स्टाइल को मैच करती है। तो इस तरह कंपनी अपने स्ट्रैटेजिक एक्सपेंशन प्लान को एग्जीक्यूट कर रही है और आगे आने वाले फ्यूचर में अपने मार्केट शेयर को स्ट्रॉन्ग कर रही है। अब कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न की भी बात कर लेंगे। कंपनी के पास करेंटली 49.04% का शेयर होल्डिंग है, जो कि इस बार कंपनी ने 0.01% का पिछले क्वार्टर के हिसाब से इंक्रीज किया है, जो ये बताता है कि प्रोमोटर को अपनी कंपनी में कितना कॉन्फिडेंस है। अगर हम FII की बात कर लें तो इसने पिछले क्वार्टर में 15.63% से 16.03% का इंक्रीज किया है, जबकि DII ने थोड़े परसेंट बेचे हैं। अगर हम पब्लिक के शेयर होल्डिंग परसेंटेज की बात कर लें तो पिछले क्वार्टर में 15.62% था, जो कि इस बार घटकर 15.42% हो गया है और ये वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड में जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि किसी स्टॉक के लिए काफ़ी अच्छा होता है। कंपनी के फंडामेंटल्स को देखने के बाद हम यह कह सकते हैं कि कंपनी ने रिसेंट प्रीवियस ईयर में एक अच्छी ग्रोथ प्रेजेंट की है और इसके शेयर के प्राइस के अपवर्ड मूवमेंट से भी पता चलता है। हाल के करेक्शन शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है, अदरवाइज कंपनी नॉर्थ को ही हेड कर रहा है, तो इस कंपनी को आप फर्दर स्टडी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि मैं ऐसे वीडियो और लाता रहूं। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।